हेलो एवरीवन, आज का जो अपना टॉपिक है वो है कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 3 धारा विद्युत की। ठीक है, दो चैप्टर जो शुरू किए हैं, पहले चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, दूसरा चैप्टर है विद्युत विभव तथा धारिता, और जो तीसरा अध्याय है वो है धारा विद्युत की, है ना। बहुत अच्छा चैप्टर है जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंक्लूड किए गए हैं, जिसमें पहला जो पोर्शन है वो धारा के बारे में और जो दूसरा पोर्शन है वो सर्किट के बारे में, विद्युत परिपथों के बारे में, है ना। तो धारा विद्युत की में काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आती हैं, जिसमें अपना पहला टॉपिक ही क्या है, धारा किसे कहते हैं। तो हमने छोटी क्लासों में पढ़ा अच्छी तरह से कि धारा क्या होती है। आवेश प्रवाह की दर को ही हम क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर का मतलब होता है कि किसी दिए गए समय में कितना आवेश प्रवाहित हुआ, या फिर नॉर्मल से हम बोल सकते हैं कि इकाई समय में कितना आवेश प्रवाहित हुआ। तो धारा कुछ नहीं है, धारा आवेश प्रवाह की दर है, कितने समय में कितना आवेश प्रवाहित हुआ। अगर उसको आपको मेजर करना है इकाई समय में कितना आवेश प्रवाहित हुआ, तो उसे हम कहते हैं विद्युत धारा। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। या इसकी दूसरी परिभाषा बोले तो हम क्या कहेंगे, इकाई समय में या एकांक समय में या एक सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इसका मतलब सूत्र क्या हुआ, धारा को हम I से लेते हैं सिंबल, आवेश को हम Q से लेते हैं और T को हम समय से लेते हैं। तो विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा समय। विद्युत धारा बराबर होता है बच्चों आवेश बटा समय। अगर हम फॉर्मूले की फॉर्म की बात करें तो I बराबर हो गया Q/T। अब हम बात करते हैं कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। आवेश का मात्रक होता है कूलाम, समय का मात्रक होता है सेकेंड। इसका मतलब विद्युत धारा का मात्रक हो गया कूलाम बटे सेकेंड, कूलाम बटे सेकेंड, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पियर। कूलाम बटे सेकेंड को हम क्या कहते हैं, एम्पियर। तो बस ध्यान रखना, विद्युत धारा का मात्रक कूलाम बटे सेकेंड भी होता है और उसे हम क्या कहते हैं, एम्पियर। तो एक एम्पियर की परिभाषा क्या हो गई, यदि किसी विद्युत परिपथ में एक सेकेंड में एक कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, एक सेकेंड में एक कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो 1/1 ही मिलेगा, और कूलाम बटे सेकेंड क्या हो गया, 1 एम्पियर। यदि किसी विद्युत परिपथ में एक सेकंड में एक कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होता है। दूसरी बात, विद्युत धारा एक अदिश राशि है, यह सदिश नियमों का पालन नहीं करती। विद्युत धारा जो है सदिश नियमों का पालन नहीं करती। इसको हम जब जोड़ते हैं तो जो अदिश नियम है, जो बीजगणित योगफल है वो किया जाता है, अदिश योगफल नहीं किया जाता, क्योंकि इसका परिमाण और दिशा परिपथ में बदलते रहते हैं। इसलिए विद्युत धारा एक अदिश राशि है। हमें इसकी परिभाषा पता लग गई, फॉर्मूला पता लग गया, मात्रक पता लग गया, और ये एक अदिश राशि। अब बात करते हैं कि विद्युत धारा दो प्रकार से ज्ञात की जाती है परिपथ में। एक तो होती है औसत धारा, एक होती है ताक्षणिक धारा। औसत का मतलब होता है कि अलग अलग समय में मान लो अलग अलग आवेश प्रवाहित हुआ है, तो इसका मतलब आपकी जो धारा है ना वो लगातार कम ज़्यादा हो रही है। अगर मैं कहूँ कि हर एक सेकंड में 5 कूलाम आवेश बह रहा है तो धारा का मान नियत होगा, नहीं होगा, बिल्कुल धारा का मान नियत होगा। लेकिन आपको बोला गया है कि पहले 2 सेकंड में 5 कूलाम, अगले 10 सेकंड में 50 कूलाम, फिर अगले सेकंड में ऐसे। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, औसत धारा निकालनी पड़ती है। तो औसत धारा हम कैसे निकालेंगे, दिए गए समय में टोटल कितना आवेश प्रवाहित हुआ। बस आपको कुछ नहीं करना है, हम हमेशा एवरेज कैसे लेते हैं, औसत कैसे लेते हैं, टोटल डिवाइडेड बाय टोटल करते हैं। हमेशा औसत कैसे कैलकुलेट किया जाता है, टोटल में टोटल का डिवाइड करना है। अब किसका टोटल, कौन टोटल, हमें पता है कि विद्युत धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटे समय। तो मान लो आपको कुछ समय दिया हुआ है टोटल 50 सेकंड, अलग अलग सेकंड में अलग अलग आवेश बहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे टोटल कुल समय लिख लो, ऊपर कुल आवेश लिख लो। तो विद्युत धारा का जो औसत मान है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कुल आवेश बटे कुल समय, कुल आवेश बटे कुल समय। कुल आवेश में यदि हम कुल समय का भाग देते हैं तो ये हो गया डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। यहाँ डेल्टा क्यू लगाया है, जरूरी कि हमें 0 से 5 सेकंड दे, वो बोल सकता है 10 सेकंड से 20 सेकंड के बीच में कुल कितना आवेश प्रवाहित हुआ। इसका मतलब हमें अंतराल लेना पड़ेगा यहाँ पे, 10 सेकंड से 20 सेकंड के बीच में, या 11 सेकंड से 20 सेकंड के बीच में। इसका मतलब आपको यहाँ पे जो इंटरवल दिया वो 10 सेकंड का दिया है, और उस इंटरवल में, उस टाइम में टोटल कितना आवेश प्रवाहित हुआ, 0 से काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको एक टाइम इंटरवल जो दिया है, जो समय अंतराल दिया है वो फिक्स दिया है, इसलिए यहाँ पे डेल्टा लिखा गया। डेल्टा का मतलब यहाँ अंतराल। तो डेल्टा टी समय अंतराल में यदि डेल्टा क्यू आवेश प्रवाहित हुआ है कुल, तो हम औसत कैसे निकालेंगे, डेल्टा क्यू में डेल्टा टी का भाग दे देंगे। अब बात करते हैं कि ताक्षणिक विद्युत धारा किसे कहते हैं। पहले नाम से हम पता कर लेते हैं, ताक्षणिक। ताक्षणिक
किसी पर्टिकुलर समय पर, किसी समय विशेष पर, किसी क्षण पर प्रवाहित धारा के मान को ही हम क्या कहते हैं, ताक्षणिक विद्युत धारा कहते हैं। सब जगह ताक्षणिक वर्ड पूछा जाता है, ताक्षणिक वेग, ताक्षणिक त्वरण। तो ताक्षणिक का मतलब होता है किसी क्षण पर, किसी क्षण पर वेग तो ताक्षणिक वेग, किसी क्षण पर त्वरण तो ताक्षणिक त्वरण, किसी क्षण पर विद्युत धारा तो क्या आएगा, ताक्षणिक धारा। अब ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, हमेशा ये पता होना चाहिए कि विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या है। अगर मैं बात करूं वेग की, तो ताक्षणिक वेग कैलकुलेट करने के लिए मुझे सबसे पहले बताना है वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। तो मुझे विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन करना होगा। तो यहाँ पर मुझे पता है कि धारा बराबर होता है आवेश बटे समय। इसका मतलब ये हुआ कि धारा जो है वो लगातार चेंज हो रही है। क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि आवेश लगातार चेंज हो रहा है। और जब आवेश लगातार चेंज हो रहा है तो किसके अनुसार चेंज हो रहा है, समय के अनुसार। इसका मतलब आवेश समय का फलन होगा। आपको न्यूमेरिकल दिया होगा, अभी हम यहाँ पे न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे। आवेश समय का फलन है, और जब आवेश समय का फलन है तो अलग अलग समय पर आवेश का मान अलग अलग है। तो फिर हम किसी पर्टिकुलर टाइम पे, किसी निश्चित समय पर धारा का मान कैसे ज्ञात करें, तो उसके लिए न्यूटन ने अवकलज मैथमेटिक्स का उपयोग किया। यहाँ पे हम करेंगे आवेश का समय के सापेक्ष अवकलन। तो आवेश का समय के सापेक्ष जो अवकलन है वो किसको प्रदर्शित करता है, ताक्षणिक विद्युत धारा को प्रदर्शित करता है। तो ताक्षणिक विद्युत धारा किसे कहेंगे, किसी समय या किसी क्षण विशेष पर या किसी क्षण पर परिपथ में प्रवाहित धारा को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। कौन सी, ताक्षणिक विद्युत धारा। चलो अब हम इस पर एक न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं और इस ताक्षणिक विद्युत धारा को बहुत अच्छे समझने की कोशिश करते हैं कि सर इस पर न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं, ताक्षणिक विद्युत धारा क्यों हुई। मान लो आपको बोला गया है, हमें दिया गया है, हमें क्या दिया गया है कि एक आवेश वो किस प्रकार बदल रहा है, t² + 2t + 1, और यहाँ दिया हुआ है सेकेंड। सॉरी, आवेश किस में होता है आपका, कूलाम में। ये यहाँ पे कूलाम में दिया हुआ है, और यहाँ जो t है वो समय है। अलग अलग समय पे आवेश का मान भी अलग अलग है। जब हम t = 1 पुट करेंगे तो आवेश का कुछ अलग मान मिलेगा, t = 2 पुट करेंगे तो आवेश का अलग मान प्राप्त हुआ। इसका मतलब अलग अलग समय पे आवेश का प्रवाह अलग अलग हो रहा है। अब वो बात करेगा कि t = 2 सेकंड पे धारा का मान कितना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हम q में t का डायरेक्ट भाग कर दें, नहीं। जब भी आपके पास में कोई एक भौतिक राशि, यहाँ एक भौतिक राशि आवेश है और दूसरी भौतिक राशि समय है, जब कोई एक भौतिक राशि दूसरी भौतिक राशि पे निर्भर होती है तो हमेशा तीसरी भौतिक राशि ज्ञात करने के दो तरीके होते हैं, या तो समाकलन किया जाए या अवकलन किया जाए। अब तरीका आता है कि सर कब समाकलन किया जाता है और कब अवकलन किया जाता है। मुझे पता है कि Q को T से मल्टीप्लाई करने से मुझे धारा नहीं मिलती है क्या, कहीं पे हमने फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा सर Q × T = I होता है। लेकिन हमें ये पता है कि I बराबर क्या होता है, Q/T। तो जहाँ पर भाग देने से कोई तीसरी राशि मिलती है वहाँ हमेशा अवकलन होगा, और जहाँ गुणा करने से कोई तीसरी राशि मिलती है तो बड़ा ध्यान रखना वहाँ समाकलन करना है हमें। तो यहाँ पे बताओ, देखिए विद्युत धारा ज्ञात करने के लिए आवेश का समय के सापेक्ष समाकलन करें कि अवकलन करें। सर आवेश का समय के सापेक्ष समाकलन गुणा करने से कोई भौतिक राशि मिलती नहीं है, Q में T का भाग देने से भौतिक राशि मिलती है विद्युत धारा। इसका मतलब यहाँ Q का T के सापेक्ष अवकलन करना है। तो I इंस्टेंटेनियस ताक्षणिक धारा बराबर होता है dQ/dt। किसी एक भौतिक राशि का किसी दूसरी भौतिक राशि के सापेक्ष अवकलन हमेशा ताक्षणिक दर को बताता है। कहीं पर भी आप यदि एक भौतिक राशि का दूसरी भौतिक राशि के साथ अवकलन कर रहे हो ना, तो जो आपकी तीसरी राशि आएगी वो सदैव ताक्षणिक राशि आएगी। ताक्षणिक शक्ति, ताक्षणिक वेग, ताक्षणिक त्वरण, ये ध्यान रखनी है। अब हम इसका अवकलन कर लेते हैं, d/dt अवकलन हो जाएगा आपका t² + 2t + 1। पहले हमने Q का मान रख दिया, अब हम इसका अवकलन करते हैं। और अवकलन करने पे देखते हैं कि ताक्षणिक धारा का मान कितना आता है, I इंस्टेंट इक्वल टू। अवकलन का अगर आपको सूत्र नहीं पता है कैसे ज्ञात किया जाता है, किनका, घात वाले फॉर्मूलों का, तो एक चीज़ ध्यान रखनी है, t² का हम लोग t⁴n। t⁴n का अगर हम dt के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो घात आगे आ जाती है और ऊपर एक घात कम हो जाती है। ये रूल है अवकलन करने का।
x की पावर n, t की पावर n। तो जहाँ पर भी पावर n होती है उन फंक्शंस का, उन फलनों का अवकलन हम कैसे करते हैं, घात को आगे ले आते हैं। तो घात आगे आ गए 2, एक घात कम हो गई 2 - 1, तो कितना हो गया 1, और 1 को हम कभी लिखते नहीं। इसका मतलब टी स्क्वायर का अवकलन हो गया 2t प्लस। अब हम बात करते हैं इसका अवकलन कैसे किया जाता है। ये हमारे पास में t है, t का t के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा, लेकिन 2 का कैसे करें। तो जब भी किसी फलन के साथ कोई नियतांक होता है, गुणा में कोई भी नियतांक होता है, तो वो नियतांक ऐसा कैसे रहता है, केवल अवकलन का t के सापेक्ष करना है। t के प्रभाव कितनी है 1, t के प्रभाव कितनी है 1, तो सर घात आगे आ गई 1 और एक घात कम कर दिया 1 - 1 कितना हो गया सर 1, t की पावर 0, और किसी की भी पावर 0 होती है तो हमेशा कितना आता है मान 1। इसका मतलब फिर 1 हो गया, या फिर डायरेक्ट याद रख लो t का t के सापेक्ष अवकलन 1 होता है, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है, y का y के सापेक्ष अवकलन 1 होता है। इसका मतलब 2t का अवकलन कितना हो गया 2 हो गया प्लस। अब बात आती है 1 की। 1 एक नियतांक है और नियतांक का अवकलन हमेशा 0 होता है। नियतांक का अवकलन कितना होता है 0 होता है, तो ये नियतांक का अवकलन 0 हो गया। इसका मतलब अपने पास में तो ताक्षणिक धारा है, उसका मान आ गया 2t + 2, और ये हो गया हमारे पास मात्रा क्या एम्पियर। अब इस न्यूमेरिकल में हमें से क्या पूछेगा, अलग अलग समय पर अलग अलग धाराएं पूछेगा। मान लो क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि t बराबर 2 सेकंड पर, t बराबर 2 सेकंड पर धारा का मान ज्ञात कीजिए। धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमें कुछ नहीं करना, प्रोसीजर पूरा का पूरा ये अप्लाई करना है। यहाँ पे t बराबर 2 सेकंड पुट कर देना है बस, t बराबर 2 सेकंड पर। तो i ताक्षणिक हमारे पास में i t बराबर 2 पे कितना आ जाएगा सर, t की जगह आपने 2 पुट कर दिया प्लस यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो 4 + 2 कितना हो गया 6 एम्पियर। ख़त्म। बस सिंपल सा यही अप्रोच लगानी है। जब भी आवेश समय का फलन दिया हो, जब भी आवेश समय का फलन दिया हो, तो आवेश का समय के सापेक्ष अवकलन करने पर ताक्षणिक धारा प्राप्त होती है। चलो अब हम बात करते हैं समाकलन वाला प्रोसेस। सर एक न्यूमेरिकल और कैसा बनेगा, हम एक दूसरे न्यूमेरिकल की बात और कर लेते हैं। सर समाकलन जब करना होता है तो क्या पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल समाकलन का भी आ जाता है। दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन है, एक चीज़ ध्यान रखनी है, अभी हमने लिखा I बराबर होता है dq/dt। इस बार हमें दिया जाएगा, यहाँ लिख दिया मैंने dq बराबर I × dt। इस बार धारा समय का फलन होगा। इस बार धारा परिवर्तित रहेगी। धारा किसके अनुसार बदल रही है, समय के अनुसार बदल रही है, तो आपसे आवेश पूछा जाएगा। धारा समय का फलन है तो बताओ धारा का समय के सापेक्ष अवकलन करने से आवेश मिलता है, नहीं, धारा को समय से गुणा करने से आवेश मिलता है। इसका मतलब आपको धारा का समय के सापेक्ष समाकलन करना है। तो जैसे हमने समाकलन किया, इधर समाकलन किया तो ये dq छोटा आवेश था, पूरा कितना आवेश प्रवाहित हुआ, तो ये बन गया q, और इधर आ गया समाकलन I × dt। कहाँ से कहाँ तक सर, t1 से t2 तक। वो आपसे पूछेगा इतने समय से इतने समय के बीच में कुल कितना आवेश प्रवाहित हुआ। तो एक नया फॉर्मूला आ गया हमारे पास में। जब भी धारा समय का फलन होता है तो बोलेगा t बराबर 2 सेकंड से 5 सेकंड के बीच में कुल कितना आवेश प्रवाहित हुआ। तो इसमें हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं और न्यूमेरिकल्स को समझने की कोशिश करते हैं। आपको क्वेश्चन दिया है कि दिया है धारा एक समय का फलन है, धारा एक समय का फलन है, उस समय का फलन हमने बना लिया किस तरह से, t + 2 और यहाँ लिख लिया हमने एम्पियर। बस सिंपल सा t + 2 इतना सा दिया है, और कॉम्प्लेक्स किसी भी टाइप के फंक्शन, किसी टाइप के फलन हम ले सकते हैं, लेकिन सिंपल सा फॉर्मूला लिया है। तो ये बोल रहा है तो t बराबर 1 सेकंड से t बराबर 2 सेकंड के मध्य प्रवाहित आवेश की कुल मात्रा ज्ञात कीजिए। प्रवाहित आवेश की कुल मात्रा ज्ञात कीजिए। ये अपना क्वेश्चन है और ये अपना एक फॉर्मूला था जो हमें ध्यान में रखना है। यहाँ पे धारा समय का फलन है,
धारा में टी का भाग 2 क्यों मिलता है क्या? नहीं, अवकलन नहीं करना, धारा को समय से गुणा किया जा रहा है। गुणा करने का मतलब हो गया समाकलन। मैंने कहा था हमेशा समाकलन अवकलन कब किया जाता है? जब कोई एक फलन दूसरे फलन पे निर्भर करता है। कोई एक भौतिक राशि दूसरी भौतिक राशि पे निर्भर करती है। मतलब यहाँ पे जो धारा है वह समय का फलन है। या तो आपको अवकलन करना है या समाकलन करना है, वो अब आपको पहचानना है कि I में t का भाग देने से कुछ नहीं मिलता, लेकिन I को t से गुणा करने से आवेश आता है। इसका मतलब हमें समाकलन करना है। तो ये हमने समाकलन किया I का dt के सापेक्ष, कहाँ से कहाँ तक? 1 से 2 सेकंड के बीच में। समाकलन क्या होता है? जोड़ने की प्रक्रिया को ही हम समाकलन कहते हैं। जोड़ने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? समाकलन कहते हैं। 1 से 2, I का मान कितना है? t + 2, और यहाँ किसके सापेक्ष कर रहे हैं? dt के सापेक्ष। अब समाकलन के भी फॉर्मूले याद कर लो। अवकलन का एक फॉर्मूला था x की पावर n वाला, तो घात आगे आती है, एक पावर कम हो जाती है। यहाँ पे भी देखो, ये है आपका घात वाला फलन और ये है कांस्टेंट। नियतांक का समाकलन, बच्चों ध्यान रखना, समाकलन का संकेत होता है इस तरह से। अगर आप dt के सापेक्ष समाकलन कर रहे हो तो बन जाता है 2t। 2 ऐसे कैसे रहेगा? समाकलन, नियतांक का समाकलन शून्य नहीं होता। नियतांक का अवकलन शून्य होता है, लेकिन नियतांक का समाकलन शून्य नहीं होता। समाकलन में क्या किया जाता है? कांस्टेंट नियतांक ऐसे कैसे रहेगा? जिसके सापेक्ष किया है वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपने dt के सापेक्ष किया तो t आ जाएगा, dx के सापेक्ष किया है तो x आ जाएगा। चलो सर, इसका समाकलन तो हो गया, 2 का तो कितना हो गया? 2t। अब हम बात करते हैं कि t का कैसे करें। ये है आपका x की पावर n बोल दो या फिर t की पावर n बोल दो। इसका समाकलन हमें किसके सापेक्ष करना है? dt के सापेक्ष। इसमें रूल क्या है? एक पावर बढ़ा दो और नीचे भी एक पावर बढ़ा दो। उसमें पावर आगे आती है, इसमें पावर डिवाइड होती है, नीचे जाती है एक बढ़ के। तो अगर पावर n है तो n + 1 बटे n + 1। बताओ देखिए पावर कितनी है t की? 1। तो पावर कितनी हो गई? 1 + 1 2, और नीचे भी 1 + 1 2। तो हमारे पास में हो गया t² बटे 2 + 2t। अब इसमें हमें लिमिट लगानी है। ये हमारा समाकलन कंप्लीट हो गया है। अभी हमारी लिमिट बाकी है 1 से 2 तक। 1 से 2 तक चलो हम लिमिट लगाते हैं। तो आवेश का मान कितना आ जाएगा देखते हैं। यहाँ पे लिमिट कैसे लगाते हैं देखो। सबसे पहले जहाँ जहाँ t है वहाँ पर अपर लिमिट पुट करते हैं। इसको बोलते हैं ऊपरी सीमा, इसको बोलते हैं निम्न सीमा। नीचे से ऊपर तक 1 सेकंड से 2 सेकंड, ये ऊपरी सीमा। सबसे पहले जहाँ जहाँ t है वहाँ 2 पुट करो। 2 का स्क्वायर 4 बटे 2, बीच में प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगा दिया। t की जगह 2 पुट किया तो कितना हो गया? 4। फिर बेटा ध्यान रखना, हम लगाते हैं माइनस। सबसे पहले इसे यहाँ जहाँ जहाँ t था वहाँ 2 पुट कर लिया, फिर माइनस साइन लगाते हैं। जहाँ जहाँ t है अब वहाँ हम 1 पुट करेंगे। t कहाँ है? ये रहा। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1/2 प्लस t की जगह 1 पुट किया तो कितना आ गया? 2 आ गया। एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं हमने कैसे किया है। सबसे पहले जहाँ जहाँ t है 2 पुट कर दो। 2 का स्क्वायर 4 बटे 2, 2 लिख देंगे अभी इसको, है ना। 2 × 2 2 4 हो गया आपके पास में। फिर इसको सबको ऐड कर लेंगे, फिर माइनस साइन लगाते हैं और फिर लगाते हैं लोअर लिमिट, ये नीचे वाली लिमिट। जहाँ जहाँ t है वहाँ 1 पुट करो। 1/2 2। तो हमारे पास देखो इसको जब हम सोल्व करते हैं 4/2 को हम क्या ले सकते हैं? 2। 4 + 2 कितना हो गया? 6 माइनस ये कितना हो जाएगा? जब हम एलसीएम लेंगे 2 तो ये आ गया सर 1, तो ये आ गया 4 और 1 5, 5/2। एलसीएम लेके सोल्व करो 5/2 आएगा ये, है ना। 2 + आधा 2.5, और 2.5 को हम क्या लिखते हैं? 5/2। तो 6 - 5/2 कितना हो गया? 2 एलसीएम आ रहा है तो 12 - 5/2, और 12 - 5/2 बच्चों कितना हो गया? 7/2, और ये आ गया अपने पास में कूलाम। 7/2 कूलाम आवेश प्रवाहित हुआ है। ठीक है, तो ये तो अपना एक टॉपिक था, सिंपल सा छोटा सा। विद्युत धारा वैसे टॉपिक पढ़ा ही नहीं जाता, नॉर्मल सा हर बच्चा को जानता क्या होता है, लेकिन इसको मैंने इसलिए डिस्कस किया क्योंकि न्यूमेरिकल जो न्यूमेरिकल है वो थोड़े से इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको अच्छे से देखना। आई थिंक आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि अपवन वेग किसे कहते हैं, और अपवन वेग का फॉर्मूला क्या होता है, और विद्युत धारा और अपवन वेग में क्या संबंध होता है। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है विद्युत धारा तथा अपवन वेग में संबंध।